नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर, जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। और इसी इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो है पर्यटन विधि के उद्देश्य, कि ऐसे क्या उद्देश्य हैं जो पर्यटन विधि में पूर्ण होते हैं या हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के या विज्ञान विषय से संबंधित ऐसे जो उद्देश्य हैं जो उस पर्यटन विधि के माध्यम से बड़ी सहजता के साथ में पूर्ण हो सकते हैं। तो आइए साथियों, हम अपने प्रकरण की ओर आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। पर्यटन विधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पर्यटन विधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, पर्यटन विधि छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। साथियों, बिल्कुल सत्य बात है कि जो पर्यटन विधि होती है वो छात्र की एक निरीक्षण शक्ति जो होती है, एक ऑब्जर्वेशन जो पावर होती है उसको बिल्ड करती है, डेवलप करती है। निरीक्षण शक्ति को, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर को एक डेवलप करती है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण कर सके। और हमारे विज्ञान विषय के लिए इस सूक्ष्म निरीक्षण का बहुत अधिक महत्व है। तो साथियों, पर्यटन विधि द्वारा छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और ये बात 100% सत्य है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो बिंदु है वो बिंदु इस प्रकार से है कि यह विधि वैज्ञानिक अभिरुचि हेतु उचित वातावरण तैयार करती है। अब जो ये पर्यटन विधि है, ये विधि क्या करती है कि वैज्ञानिक अभिरुचि, साइंटिफिक टेम्पर को, एक साइंटिफिक टेम्पर को जगाने के लिए, एक साइंटिफिक कह सकते हैं ना, एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड कह सकते हैं, एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड को हम जगाने में छात्रों में एक साइंस के प्रति वातावरण निर्माण के लिए इस वैज्ञानिक विधि का उपयोग बहुत ही कारगर है। और ये विधि छात्रों में एक वैज्ञानिक जो अभिरुचियां हैं, एक जो इंटरेस्ट को भी डेवलप करती है। नंबर तीसरा जो बिंदु ये कहता है कि इससे अस्पष्ट एवं क्लिष्ट वैज्ञानिक तथ्य, इससे अस्पष्ट एवं क्लिष्ट वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट एवं रोचक बन जाते हैं। कि जो ये पर्यटन जो विधि है, इस विधि के माध्यम से क्या होता है कि जो वैज्ञानिक थ्योरी है, जो साइंटिफिक थ्योरी है, जो अस्पष्ट है, उसको, उसकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, वो जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है या वो ज़्यादा हार्ड है, कठिन है समझने की दृष्टि से, वो पर्यटन विधि के माध्यम से हम उन्हें बड़ी सहजता और सरलता के साथ में उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इससे वो तथ्य जो होगा, जो क्लिष्ट, और क्लिष्ट क्यों होगा तो छात्रों की रुचि उसमें नहीं होगी और समझने में दूर होगा या कठिन होगा, तो छात्रों से समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उसे पर्यटन विधि के माध्यम से समझाया जाएगा उस कंसेप्ट को, तो मान लीजिए कि छात्र का उसमें मनोरंजन के साथ साथ में प्रत्यक्ष ज्ञान भी वहाँ पर जुड़ जाएगा, एक ज्ञानेंद्रिया भी वहाँ पर जुड़ जाती है। तो वो जो क्लिष्ट जो और कठिन जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो उस प्रत्यक्ष दृष्टि से उसका जो उसके बारे में जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और बहुत ही सरलता और सहजता के साथ में वो उस प्रकरण को सीख सकता है। अब अगला बिंदु जो हमारे समक्ष है वो बिंदु है नंबर 4, पर्यटन द्वारा स्थलों पर जाकर, पर्यटन द्वारा स्थलों पर जाकर जो ज्ञान प्राप्त होता है, पर्यटन द्वारा जो स्थलों पर जाकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह व्यवहारिक होता है, वो ज्ञान व्यवहारिक होता है।
बिल्कुल साथियों सत्य है। जैसे कि समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम किसी सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं कि उसमें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है, तो क्यों ना हम किसी सीमेंट कारखाने या उसके अंतर्गत लगे हुए सीमेंट संयंत्रों को लेकर उसके निर्माण प्रक्रिया को हम वहाँ जाकर छात्रों के द्वारा साथ में जाकर दल बनाकर हम वहाँ जाएं और प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इससे छात्रों में न केवल मनोरंजन का विषय होगा और साथ में छात्र बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करते हुए उसमें कौन कौन से केमिस्ट मिलाए जाते हैं या इस तरह के रसायनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी प्रयोगशाला का निरीक्षण कर सकते हैं, निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकते हैं, उससे होने वाली जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, उसकी प्रक्रिया के बारे में भी वहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष जो दृष्टि से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान उनका न केवल सैद्धांतिक तथ्य को क्लियर करने की राह में एक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा, उन्हें वो ज्ञान एक व्यवहारिक तौर पर प्राप्त होगा और व्यवहारिक साथियों जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे जीवन में एक स्थायी ज्ञान होता है। इसलिए वो जो अवधारणा है उनके जीवन में एक स्थायी अवधारणा के रूप में कार्य करेगी। तो ये ज्ञान पर्यटन विधि के द्वारा दिया जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। इसके बाद में है छठे नंबर पर, 6th नंबर पर है छात्रों में पांचवें नंबर पर जाते हैं, पढ़ रहे हैं इस विधि से अध्ययन करने की प्रेरणा को जन्म मिलता है। यदि इस पर्यटन विधि से हम अध्ययन करता, इस पर्यटन विधि के द्वारा क्या होता है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं आंखों से, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके तथ्य क्या है, रीजन क्या है, उसको जानने का प्रयास हम हमेशा करते हैं। और उसके पीछे कई बार क्या होता है कि किसी स्थल का हम भ्रमण करने जा रहे हैं और उस भ्रमण के दौरान हमें वो चीजें कुछ परिवर्तन नजर आता है, तो हमें लगता है कि उसके पीछे कारण क्या रहा होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने जैसलमेर की जैसलमेर का जो धुरा है, मरुस्थल है, जो मरुस्थल है उसका हमने अध्ययन किया, तो हमारे मन में अनायास ही ये बात प्रश्न जिज्ञासा उठेगा कि भारत की सभी जमीन है वहाँ पर अलग अलग वातावरण पाया जाता है, भौगोलिक वातावरण अलग होने के कारण पीछे क्या है, और इसके पीछे एक मरुस्थल बड़ा एक विशाल मरुस्थल फैला हुआ है कई किलोमीटर में। तो इस मरुस्थल के पीछे भौगोलिक कारण क्या क्या रहे होंगे या प्राकृतिक कारण क्या क्या रहे होंगे, और इसके पीछे ऐसा यदि मरुस्थल जो बना है निर्माण प्रक्रिया में क्या ऐसे तथ्य रहे होंगे जिनके कारण इस मरुस्थल का विकास इस भूमि पर होता है। तो हमारे मन में उसके बारे में पढ़ने के बारे में, उसके बारे में जानने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यटन विधि के द्वारा आपके अंदर एक अध्ययन करने की जो प्रेरणा है, एक अध्ययन करने की प्रेरणा जन्म लेती है, उत्पन्न होती है। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं छठे बिंदु की ओर, और छठा बिंदु ये कह रहा है कि छात्रों में इस विधि से परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। बिल्कुल सत्य है साथियों, इस बारे में बिल्कुल सत्य है कि ये सत्य इसलिए है साथियों कि इस विधि जो पर्यटन विधि है, इसमें जब हम अध्यापक किसी स्थल का भ्रमण करने के लिए लेके जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि दल बनाया जाता है, दल की कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं और साथियों की टोली बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हम अध्यापक के द्वारा उन्हें पहले ही प्रेरित कर दिया जाता है, प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि आपको अपने एक अनजान जगह पे जा रहे हैं हम, तो वहाँ पर आपको एक अनुशासन का पालन करना है, आप सहयोग की भावना का विकास करना है। यूँ कह सकते हैं कि अनुशासनता के बारे में भी वहाँ पर समझाया जाता है। तो इस विधि पर्यटन विधि के माध्यम से छात्रों के अंतर्गत उनके छात्रों के मन में एक ऐसी भावना, छात्रों के मन में एक सहयोग की भावना का विकास होता है। अब हम बात करते हैं सातवें बिंदु की ओर। पर्यटन विधि से औद्योगिक, प्राकृतिक, सामाजिक, पर्यटन विधि से औद्योगिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को देखकर मनोरंजन भी होता है।
साथियों क्या होता है कि हम जब पर्यटन विधि के द्वारा बालकों को लेकर हम भ्रमण की ओर निकलते हैं तो इस विधि से हम सामाजिक स्थलों को देखते हैं, प्राकृतिक स्थलों को देखते हैं, ऐतिहासिक स्थलों को देखते हैं। तो इस विधि से क्या होता है, बालकों में मनोरंजन भी होता है। तो वो हमेशा सैद्धांतिक बातों को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ मनोरंजन के साथ में उस बातों को पढ़ेंगे तो उनका वो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। तो इसी विधि का जो अगला और अंतिम बिंदु जो है यहाँ पर, उसके बारे में मैं आपको साथियों में अगला बिंदु 8वां बिंदु है, जो अंतिम बिंदु है उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंतिम बिंदु ये कहता है कि इसमें छात्र मानसिक रूप से थकते नहीं हैं। जब साथियों छात्र मानसिक रूप से थकेंगे नहीं तो उन्हें कठिन से कठिन विषय वस्तु को समझने के लिए भी कठिन से कठिन विषय वस्तु को समझने के लिए उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब उनका कैसे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि व्यक्ति जब परिश्रम करता है तो वो दिमागी रूप से थकता है। और इस विधि में, मनोरंजन की विधि में क्या होगा कि छात्र जो भ्रमण कर रहे हैं तो उनका मनोरंजन भी साथ साथ होता है। तो ऐसी स्थिति में जब छात्रों को आनंद आएगा या इंसानी शरीर को जब आनंद आता है तो वो मानसिक रूप से कभी थकता नहीं है। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से नहीं थकेगा तो किसी भी नई ज्ञान को प्राप्त करने में वो सरलता से, नए ज्ञान को वो सरलता से प्राप्त कर सकता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।